नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात स्थानीय और लोकल चुनाव में शिक्षा की अनिवार्यता पर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पेश किया है। भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने दिसंबर 2014 में पंचायत चुनावों से शैक्षणिक योग्यता पर जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया था। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता खत्म करने का वादा किया था। इस कदम के सहारे हम समझेंगे कि असल में क्या देश में या किसी राज्य में स्थानीय स्तर पर यानी कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में अगर शिक्षा को अनिवार्य किया जाए तो उससे कामकाज और जो सिस्टम है उसमें किस तरीके का बदलाव दिखता है। इसे लागू करना चाहिए या फिर इसे हटाना चाहिए, और अगर लागू करना चाहिए तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इसे फिर दूसरे चुनाव यानी कि विधानसभा और लोकसभा तक ले जाने की बात भी की जा सकती है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त हैं जिनका परिचय करा दूं। जयंत घोषाल हमारे साथ हैं, आप संपादक हैं दिल्ली में आनंद बाजार पत्रिका से। सर स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान रोशन गौर हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा। संजय कुमार हमारे साथ हैं, निदेशक CSDS से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से जनता दी कि चुनाव के बाद सरकारें बदलती हैं और फैसले बदले जाते हैं। अमूमन हमने देखा कई राज्यों में ऐसा होता है। अगर लेकिन शिक्षा के अनिवार्यता को लेकर राजस्थान में देखें, जो पिछली सरकार ने वहाँ पर अनिवार्य किया पंचायत और स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर, कांग्रेस उसे अब पलटने जा रही है। किस तरीके से ये अनिवार्यता आपको दिखती है और ये जो सरकार का कदम है ये कितना ठीक या फिर कितना अनुचित है? देखिए, मैं सचिन पायलट जी जो फैसला अनाउंस किए हैं उसमें मैं दुखी हूँ, और सचिन जी से मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि सचिन जी आधुनिक है, मॉडर्न है, नई पीढ़ी है। तो शिक्षा जो है, अगर आप उनके जो ज़रूरत, उनके जो नेसेसिटी, उसके बारे में अगर डाइल्यूट किएंगे, पता नहीं है उसमें वो कितना पॉपुलर होंगे क्या नहीं होंगे। मेरा विचार उसमें नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जब शिक्षा का अनिवार्यता के बारे में वो वसुंधरा जी ने किया है या XYZ, वो मेरा बीजेपी और कांग्रेस, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इस नॉट ए राजनीतिक मतलब विचार, पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर आप इसको डिस्करेज करेंगे, अगर आप कहेंगे कि 9, 10, 5, 6 कुछ नहीं होगा। देखिए, सरपंच के बारे में एक क्राइटेरिया किया गया था, और जो पंचायत जो प्रधान है उनके बारे में भी एक। तो ये सोच समझ के डिफरेंट कैटेगरी में किया गया था। उसको आप जरूर, आप पावर में आए हैं, मैंडेट लेके आए हैं, आप उलट सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो शिक्षा के बारे में हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रेशराइज करे, आगे बढ़ाए और प्रोग्रेस के दिशा पे ले जाए, तो अगर आप इस स्थिति में ये इतना जल्दी कोई सोच समझ के अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपोजिशन से बात कीजिए। लोकतंत्र में बातचीत करने के फैसला ले सकते हैं। देखिए, वसुंधरा जी ने भी जब फैसला लिए थे, इट्स नॉट द इश्यू ऑफ वसुंधरा जी, एक सरकार लिए थे। और मुझे याद आता है कि उसने अपोजिशन से भी बात किए थे। उसमें कांग्रेस वीक अपोजिशन थे, इन स्पाइट ऑफ दैट ही टॉक टू देम। तो एक फैसला हुआ था कि हमारे राज्य में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लिटरेसी रेट बढ़ाना है। देखिए, आप पंचायत प्रधान बन गए हैं और आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, क्या चर्चा हो रहा है पेपर वर्क आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है? लेकिन जब इसे लागू किया गया था उस वक्त रोशन गौर साहब काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, और जो पंचायत या फिर स्थानीय नगर निकाय का चुनाव लड़ते हैं उन लोगों ने सीधे दलील ये दी थी कि जब हमारे विधायक या फिर सांसद उन पर ये लागू नहीं है और वो देश के लिए या फिर राज्यों के लिए बड़े कानून बनाते हैं, तो ऐसे में ये सिर्फ हम पर क्यों थोपा जा रहा है। क्या वाकई शिक्षा के लागू करने से आप बेहतर कामकाज को कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर दूसरे
विधायक या फिर सांसदों को लेकर क्यों नहीं है और सिर्फ ग्राम पंचायत या नगर निकाय तक सीमित क्यों है? देखिए, मेरा विचार इसमें थोड़ा सा अलग है। राजनीति में कम से कम शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। और वो भी तब हमारे जैसे देश में, भारत जैसा देश जहाँ अभी भी गरीबी है और शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, तो जहाँ अभी हम सबको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अभी हमारे जो लिटरेसी रेट है कम है, उसमें हो सकता है कि जो अनुभव के आधार पे, काम के आधार पे बड़े बड़े नेता निकलते हैं, बड़े अच्छे से अच्छे नेता निकले। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा के कारण उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है तो बहुत अच्छे नेता होंगे। नेता अपने अनुभव से हो सकता है, अपने काम के आधार पे अच्छा हो सकता है। तो जब तक हम पूरे देश में शिक्षा प्रणाली को ठीक से न कर पाएँ, सबको शिक्षा न दे पाएँ, तब तक अनिवार्य नहीं करना चाहिए। और मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे निकले हैं जो सीएम बने हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा की अनिवार्यता कम से कम राजनीति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गरीब देश है। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे लीडर निकले हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, किसी कारण से नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छे नेता बने। तो अनिवार्यता मेरे हिसाब से अभी नहीं है, अभी देश इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो जनता कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर हम उसे अनिवार्य करते हैं लोकल और निचले लेवल से शुरू करते हैं, तो उससे एक शिक्षा के प्रसार और लोगों को शिक्षित होने की एक प्रेरणा मिलेगी, लोग उसकी तरफ मोटिवेट होंगे। नहीं, अगर आप लोकसभा के आंकड़े देखें तो एक जमाने में जो शिक्षक लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो कम आते थे। और आज आप देखिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो इसको स्वाभाविक तौर पे आने दीजिए, आप शिक्षा का प्रसार करिए, लोगों को पढ़ने लिखने का मौका दीजिए, शिक्षा दीजिए लोगों को, तो लोग ऐसा एक स्थिति ऐसी आएगी कि अनपढ़ ही नहीं रहेगा कोई देश में। तो आप अनिवार्य मत करिए, लेकिन धीरे धीरे लोग स्वाभाविक तौर पे आएंगे। और अब लोकसभा इसका उदाहरण है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो सब पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं। एमपी बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो 5वीं पढ़े होंगे या अनपढ़ होंगे, नहीं है। अब आप कहेंगे स्तर बढ़ा है शिक्षा? बिल्कुल, आप स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा और पहले आप शिक्षा दीजिए, अनिवार्य मत कीजिए। ओके, संजय जी हमारे साथ हैं डॉक्टर CSDS से। संजय जी, क्या राजनीति में वाकई शिक्षित होना एक अनिवार्यता कर दी जाए तो उससे काफी कुछ बदला जा सकता है, या फिर सवाल ये है कि शिक्षा जरूरी नहीं बल्कि अनुभव या फिर राजनीति में या फिर जो सांसद, विधायक या प्रधान चुने जाते हैं उनके कामकाज का तरीका, उनका अनुभव वो ज्यादा अहम है और इसीलिए शिक्षा की अनिवार्यता जरूरी नहीं? देखिए, प्रिंसिपल तौर पे मैं शिक्षा की अनिवार्यता चुनाव लड़ने में उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है, क्या हमने समाज के सभी वर्ग को समान शिक्षा दे पाए हैं पिछले 70 साल की आजादी के बाद। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर समाज के सभी वर्ग के लोग शिक्षित एक समान नहीं हुए हैं, सभी को एक समान अवसर नहीं है और उनमें इतनी विभिन्नता है, तो अगर हमने इस तरह का कोई क्राइटेरिया लाया तो जो संविधान एक सारे नागरिकों को गारंटी करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, सभी को राजनीतिक इक्वालिटी है, और उसके एक अगेंस्ट जाता है। उस हिसाब से आज स्थिति ऐसी नहीं है देश में जहां पे एक हम शिक्षा की अनिवार्यता को एक मापदंड बना दें और एक क्राइटेरिया बना दें चुनाव लड़ने के लिए। तो एज अ प्रिंसिपल तो हम कह सकते हैं सही है, अच्छी बात है, लेकिन आज हम उसके लिए तैयार नहीं है। शायद आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल के बाद हम तैयार होंगे। सभी लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तब इस अनिवार्यता की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आज हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं है। और जैसा आपने भी कहा, जब विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर ये पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए क्यों लागू किया जाए? ये एक तरह से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी है, भेदभाव है। 3 तरह के लोग चुनाव लड़ते हैं, एक नेशनल पार्लियामेंट के लिए, एक स्टेट असेंबलीज के लिए और एक नगर पालिका और पंचायत के लिए। तीनों के लिए एक ही क्राइटेरिया होनी चाहिए और तीनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो मापदंड लाए गए वो एक तरह से भेदभाव भी क्रिएट कर रहे हैं। और संजय जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक ट्रेंड या आंकड़ा दिखता है कि राजनीति में जो शिक्षित लोग आए हैं वो ज्यादा बेहतर काम कर पाए बनस्पति अगर तुलना करें उन लोगों से जो कि अशिक्षित थे या शिक्षा का लेवल वो नहीं था? और ये इसमें धीरे धीरे ये ट्रेंड है पिछले अगर 3 से 4 दशकों में देखें, ये किस तरीके से दिखा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मापदंड, बेहतर काम क्या है, खराब काम क्या है, क्या, और बहुत इस पे डिबेट है। वीपी सिंह के कार्यकाल 9 महीने 10 महीने का था, क्या वो बेहतर काम कर पाए, नहीं कर पाए? लालू यादव का 15 साल का काम बिहार में, क्या वो बेहतर काम किए, बेहतर काम नहीं किए? इन सब पर हम डिबेट कर सकते हैं और लोगों के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है।
बेहतर काम हम किसे मानते हैं, उसका मापदंड हमें तय करना पड़ेगा। क्या सड़क बनाना, रोड बनाना बेहतर काम है या सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना वो बेहतर है? दोनों में क्या हम हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं? एक बात यह है। और दूसरी बात यह है, सरकार कैसे चलाया जाता है इसे हमें समझना चाहिए। सरकार चलाने के लिए एक मंत्री है, मंत्री सर्वोच्च पद पर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक मंत्री काम नहीं करते, पूरा एक सिस्टम होता है, पूरी एक ब्यूरोक्रेसी होती है। और हम सबको पता है ब्यूरोक्रेसी में तो अशिक्षित लोग नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी पूरी रीढ़ होती है सरकार चलाने के लिए। और इस तरह का कोई संबंध सीधा नहीं देखा जा सकता कि अगर पढ़े लिखे लोग नेता ज्यादा होंगे और पढ़े लिखे मंत्री होंगे तो कार्यकाल बेहतर होगा, और पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कार्यकाल बेहतर नहीं होगा। अगर आप इसको हम अलग अलग गवर्नमेंट्स के आधार पर भी देखेंगे तो इसका कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं पड़ेगा। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, न कि शिक्षा। ओके, जयंत, जो बात संजय कह रहे हैं बहुत अहम है कि कामकाज का तरीका, और जब जो जनप्रतिनिधि है जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि आप अलग अलग क्राइटेरिया नहीं फिक्स कर सकते, और हर एक की अपनी कैबिनेट है जिसमें कि सचिव से लेकर ग्राम स्तर पर और कैबिनेट सचिव तक होते हैं, तो वो उनकी मदद के लिए हैं। देखिए संजय जी जो बोल रहे हैं मैं सम्मान करता हूँ, मतलब ही इज ए एकेडमिक पर्सन, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल में क्या होता है, देखिए मैं एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग स्वास्थ्य के लिए जिम जाना नहीं चाहता हूँ, योगा नहीं करना चाहता हूँ, आलसी मन है, लेकिन अगर आपको उसको जबरदस्ती आपको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए कहा गया है कि आपको ये करना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, तो हम लोग जाते हैं। तो शिक्षा, हम एक एडल्ट एजुकेशन के एनजीओ में कुछ दिनों के लिए, मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ था, जब हम लोग फ्री में एडल्ट एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे और स्कूल में जाके बोल रहे थे कि आप लोग आइए। हम लोगों को गांव में शक कर रहा था कि ये लोग कौन है कि फ्री में हम लोग को एडल्ट एजुकेशन दे रहे, कोई नहीं आ रहा था। तो इसे वेरी पिक्यूलियर साइकी। आपको अगर प्रेशर दिया जाए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तब एक सोशल मोमेंटम, एक डायनामिक्स होता है जो आपको समाज के लिए अच्छी होता है। तो जो राष्ट्र है, जो सरकार है, जो हम लोग एनजीओ में भी देखते हैं, तो कभी कभी जानते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड अगर करेंगे, मुझे लगता है ये जो किया गया था कि पंचायत सरपंच लेवल में थोड़ा पढ़ाई लिखाई का, इसमें ना कम से कम एक पढ़ाई लिखाई का चर्चा हो रहा था। अगर आप कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है भैया आ जाओ, तो ये एक फ्री फॉर ऑल सिचुएशन पैदा होगा, जिसमें राजनीति का फायदा क्या होगा वो मेरा देखने के लिए मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए मुझे लगता है कभी कभी हम लोग तो शिक्षा ऑफिशियली जब फोर्सफुली कोई देता है तो कहता है कि फिर भी मास्टर आ गया है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत दुखी हो जाता हूँ। अगर ये क्राइटेरिया बनता है सोशल में, कम से कम यू आर प्रोमोटिंग द सोशल फोर्स टू गिव एजुकेशन। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो कि रोशन गौर कह रहे थे, बहुत अहम भी है कि भारत की जो वास्तविक इस वक्त हकीकत है कि देश के कई राज्यों के कई स्थानों पर अभी भी स्कूल नहीं है। शिक्षा का अगर हम स्तर देखें और जो इस वक्त लिटरेसी रेट है उसको अगर देखें, तो जब तक वो 90% या उसके इर्द गिर्द नहीं पहुंचता तब तक हम किसी भी तो चुनाव में कहीं पर कंपल्सरी कैसे करें? 90% कब होगा उसके लिए इंतजार करना है। ये एक साथ चलेगा ना। एक तरफ कोशिश किया जाएगा कि केरला और बंगाल का जो लिटरेसी रेट है वो रेट बंगाल में और केरल में नहीं है, पूरा देश में हो जाए, ये भी हम चाहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम एजुकेशन के लिए कोई प्रबंध नहीं रखेंगे। तो आप इसमें तो मतलब आप यू आर प्रोमोटिंग द एनर्की। मुझे लगता है उसमें शिक्षा के लिए, मुझे तो लगता है आज जो सचिन जी ने किए हैं, वो सचिन जी खुद आईटी के बारे में कितना चर्चा किए हैं, और वो खुद गांव के लिए और उनके लिए कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो यू आर प्रोमोटिंग द इलिटरेसी। हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पत्रकारिता हम कर रहे हैं, ग्रेजुएट होना जरूरी है या नहीं है? क्यों रोशन, हम पत्रकारिता कर सकते हैं विदाउट बीइंग ग्रेजुएट। जो जयंदा करें कि दो चीज़ें हैं कि जब हम इंतज़ार करें कि जब हमारा परसेंटेज या सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तब इसे लागू किया जाए, या आज लागू करने में फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि इंतज़ार करने में तो कई दशक लग सकते हैं। देखिए जैन जी ने जो बात कही वो सैद्धांतिक तौर पे बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए, पर जो जैसे मैंने कहा कि इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया से आने दीजिए। पंचायतों में
50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। आप दिल्ली छोड़ दीजिए, शहरों को छोड़ दीजिए, शहरों से आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए, कितनी महिलाएं आपको पढ़ी लिखी मिलेंगी। शायद राजस्थान की हम बात कर लें, राजस्थान के दूर दराज में आप चले जाएं, उन्होंने शायद स्कूल का मुंह ना देखा हो। तो वो 50% जो आपने आरक्षण कर रखा है पंचायतों में, जो हमारा 3 टियर सिस्टम का जो 3rd टियर है, वो कहाँ से आएंगे? इसका मतलब कि आपने उन गरीबों को, जो बहुत बड़ा वर्ग है, उनको आपने छोड़ दिया, आपने सिर्फ पढ़े लिखों को एड्रेस किया। तो अगर आपने उसको अनिवार्य कर दिया तो बहुत बड़ा वर्ग आपका छूट जाएगा, फिर 50% की जो आपकी अनिवार्यता है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको अभी नहीं करना है। आप जरूर, जो अगर हम कहें कि हम राजनीति में, केवल राजनीति के लिए पैदा हुए हैं, तो शायद हमारे देश में ऐसा संभव नहीं है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नौकरी मिले, नौकरी में सब जगह आपके तय है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मानक अनिवार्य है, तो उसके बाद हम राजनीति में आते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद हम लोग राजनीति में आते हैं। तो इसका मतलब हमारा टारगेट होता है कि पहले सरकारी नौकरी, और उसी में ही अगर हम सरकारी नौकरी नहीं मिलती या उसी में ही रास्ता ढूंढ के राजनीति में आ जाते हैं। अगर हम राजनीतिक परिवार से तो राजनीति में आते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, हमारा जो रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी हमारा देश तैयार नहीं है कि हम अभी उसे अनिवार्य कर दें, चाहे वो 5वीं आपने किया है या 8वीं किया है या 10वीं किया है, अभी तैयार नहीं है। और कम से कम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ये, क्योंकि हमारे महिलाएं अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जो स्कूल नहीं गई हैं, उनको स्कूल भेजना है, उसके लिए भी समय लगेगा अभी। संजय, क्या कहेंगे आप, जो कह रहे हैं कि जयंता कह रहे हैं, और जो जिस तरीके से हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं रोशन, कि अहम है कि जो आपने पैरामीटर दिए हैं, और चुनाव के जरिए न सिर्फ आप सामाजिक कार्य, वहाँ का स्टेटस, वहाँ के कामकाज, बल्कि इसके अलावा समानता सामाजिक तौर पर भी लाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो कहीं वो जो लक्ष्य है वो इस तरह के अनिवार्य कदमों से प्रभावित होता है, उसको हार्म हो सकता है? देखिए, मैंने कहा कि डिजायरेबल है, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि डिजायरेबल नहीं है। ये डिजायरेबल है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो, वो शिक्षित हो, ये डिजायरेबल है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, आज क्या हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं? शायद हमारा देश अभी उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। दो परस्पर दो के विचार, एक विचार ये है कि क्या पहले हम इंतजार करें और जब देश पूरा शिक्षित हो जाए तब ये क्राइटेरिया लाएं, या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ साथ हमने चलाने की कोशिश की तो देश के एक बड़े हिस्से के, बड़े समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग होंगे जो शिक्षित नहीं हैं, और वो शिक्षा पाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कई अरसे तक, जब तक वो शिक्षित नहीं हो जाते, अगर हमने क्राइटेरिया लगा दिया मैट्रिक या 8वीं पास या 5वीं, कोई भी क्राइटेरिया, जब तक वो हासिल नहीं कर लेते, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी पंचायत के लेवल पे। दूसरी बात जो हो रही थी, विमेन, महिलाओं की, चलिए, शायद मैं आपकी आवाज़ नहीं है, मैं लौटूंगा आपके पास। जयंत, जो बात एक और कही जा रही है, मैं जो आप कह रहे हैं कि जो तमाम युवा वर्ग है वो कहता है कि भाई छोटी सी नौकरी पाने के लिए तरह मिनिमम क्वालिफिकेशन, फिर एग्ज़ाम, एक इंटरव्यू, एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन गांव चलाने के लिए या राज्य चलाने के लिए या देश चलाने के लिए किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन की अनिवार्यता नहीं है। एग्ज़ाम एक है कि आप चुनाव लड़ जाइए। तो ये इम्बैलेंस दिखता है, ये इसमें भेदभाव दिखता है। बिल्कुल, मैं इसको सहमत हूँ। ये भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। देखिए, गांव में अगर आप जाए और सरपंच जो है उसका क्राइटेरिया अगर ग्रेजुएट होना, क्लास 9 और स्कूल एजुकेशन कुछ नहीं है। लेकिन सवाल है, जब आप इसको कंप्यूटराइजेशन चाहेंगे, गांव में सरपंच में कंप्यूटर बैठना चाहिए, और बाहर से कुछ लोग आए जो आईटी स्पेशलिस्ट है और चाहेंगे कि गांव में कंप्यूटराइजेशन हो, तो आपके कम्युनिकेशन एरर होगा। तो इसीलिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होने से, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती एक मेरिटोक्रेसी आप थोप रहे हैं जिसमें आप एलिनेट कर रहे हैं गांव के गरीब आम जनता को, मैं ये नहीं कर रहा हूं। अब तो डिफरेंट लेवल में, मतलब ऐसे नहीं है कि उसको पीएचडी के लिए, सरपंच के लिए पीएचडी होना चाहिए, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होने से कम एक एक्सपोजर, एक मिनिमम पढ़ाई लिखाई, तो उसमें आप जानते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं
कि जो सरकार और आज के दिन में जो आधुनिकता हम चाहते हैं, और ये इट्स नॉट ए बीजेपी इशू, इट्स नॉट ए कांग्रेस इशू, हमारे देश के लिए जरूरी है। तो उसके लिए अगर हम प्रमोट करें, अगर आप कहेंगे कि आप सरपंच बन सकते हैं, कि आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहे, और उसके लिए सरकार अगर चाहे तो और कुछ बंदोबस्त करे जिसमें वो एजुकेशनल एडवांटेज ले सकते हैं। कम से कम उसको प्रमोट करने के लिए अगर इंसेंटिव, हम लोग जिसको कॉर्पोरेट लेवल में इंसेंटिव कहते हैं कि आप सरपंच बन सकते हैं, इसके लिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, ये इंसेंटिव है, तो कम से कम वो सरपंच बनने के लिए भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ओके, वक्त खत्म हो रहा है कि संजय जी, आपका संपर्क हमसे टूट गया था, आवाज़ नहीं आ पा रही थी। एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा, इसका रास्ता क्या है, एक बेहतर रास्ता जिससे शिक्षा भी हो, शिक्षित भी हो, और जो विरोध है और जो कानूनी या फिर मैं कहूँ कि संवैधानिक कहीं किसी का नुकसान ना हो, वो भी ना हो पाए, इसका एक बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है फिर? मुझे लगता है अवेयरनेस जगाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, लोगों को यह बताने की जरूरत है कि शिक्षा की आवश्यकता है, न सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बल्कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए, रोजगार पाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और अवेयर होंगे लोग, तो अगर अवेयर होंगे लोग, शिक्षित होंगे, तो आपको क्राइटेरिया लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी कि जब आप 8वीं पास होंगे तभी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और सरकार को इसकी तरफ पहल करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था ईवीएम पर हमले क्यों हो रहे हैं 22 जनवरी को। अनंत सिंह लिखते हैं कि सरकार को एक ऐसी कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे संवैधानिक संस्थानों पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, और ऐसे आरोपों से जनता का पार्टियों से विश्वास उठ रहा है। अमरीश लिखते हैं कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हेरफेर की जा सकती है या फिर उसमें गलतियां हो सकती हैं, हालांकि ये संभव नहीं लगता। चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए हजारों ईवीएम में हेरफेर किया जाए, और जिस तरीके से आज के राजनीतिक दल इसका मजाक बना रहे हैं, अब समय आ गया है कि इनको भी कानून के दायरे में लाया जाए। तो आप दर्शक अपनी सुझाव, आलोचना, राय हम पर लिखते रहिए, हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।